अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफजल अयूबी हाजिर खिदमत। नाजरीन, पुरअमन इनकलाब प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे इनकलाब और वो भी पुरअमन इनकलाब, ये किस तरह मुमकिन है, क्योंकि इनकलाब कभी पुरअमन तरीके से आया ही नहीं। यही हमने सुना है और पढ़ा भी है। मगर नाजरीन, पुरअमन इनकलाब है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और हरियाली का। पुरअमन इनकलाब है गरीब के बजट का, रोटी कपड़ा और मकान का। ये पुरअमन इनकलाब है टैक्स निज़ाम, अदालती निज़ाम, सेहत का निज़ाम और तालीमी निज़ाम का। ये पुरअमन इनकलाब है एटमी धमाकों के बाद मुआशी धमाकों का। ये पुरअमन इनकलाब है पाकिस्तान से वाबस्ता हर शहरी का। ये पुरअमन इनकलाब है सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का, अखुवत का, दियानत का, अमानत का, मुसावात का, रवादारी का। मगर नाजरीन, आप ये सोच रहे होंगे ये किस तरह मुमकिन है, क्योंकि क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक हुकूमत और हुक्मरानों के नारों और दावों से ही हम लोग मुस्तफीद होते रहे हैं और हो रहे हैं। ना हम पाकिस्तान को पेरिस बना सके और ना ही रियासत मदीना और ना ही नया पाकिस्तान क्यों नहीं बना सके, ये हम सब जानते हैं। जहां इंसाफ और मेरिट ना हो, जहां निज़ाम और सिस्टम का इतलाक सब पर यकसा ना हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माकूला मशहूर हो, वहां पुरअमन इनकलाब किस तरह मुमकिन है। जब मुखलिस नियत, मकसद और सिमत का तयन दुरुस्त हो तो हर चीज मुमकिन है। तो ये पुरअमन इनकलाब भी मुमकिन है। आज हम आपको पुरअमन इनकलाब के बानी से मिलाते हैं, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने पूरी दुनिया के निज़ाम और सिस्टम को रिसर्च करते हुए 20 साल की शबो रोज की मेहनत के बाद निज़ाम को वाजिया किया है, जो हर पाकिस्तान की आवाज़ को निज़ाम की सूरत में पुरअमन इनकलाब किताब के जरिए समझने की कोशिश की है। मेरी मुराद है इफ्तिखार खान साहब से, जो इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं हर पाकिस्तानी की आरजू, आवाज़, ख्वाहिश, पुरअमन इनकलाब किस तरह मुमकिन है। ज़रा गौर से सुनिए और देखिए। मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है। पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मजबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में जरूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी।
25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटेरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है, इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निजाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरिब और शमाल से जुनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहां और साथ छोटे छोटे नए स्टेशन बनाएंगे, जहां हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहां भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाएं। आगे जाके जहां आपने चेंज करनी है वहां उतरे, और फिर वहां पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी, उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निजाम नया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको वो खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। सियासतदान बातें करते रहते हैं लेकिन कोई सही प्रोग्राम नहीं देते। यहाँ तक कि इमरान खान साहब, जिनको मैं ज़ाती तौर पर पसंद भी करता हूँ, उन्होंने तहरीके इंसाफ अपनी पार्टी का नाम रख दिया, लेकिन ये नहीं आज तक बताया कि वो इंसाफ लाएंगे कैसे। ये पुराने सिस्टम से तो इंसाफ नहीं आएगा। इसके लिए तो सिस्टम नया, जैसे काजी होते थे, कोई शिकायत आई उसी वक्त वहां पे आके फैसला कर देते थे काजी, और एक दिन में सब तय हो जाता था। आपको पता होना चाहिए काजी से बादशाह भी डरते थे। अगर किसी से डरते थे बादशाह तो उस काजी से ही डरते थे। हमारे सिस्टम में भी इंशाअल्लाह ऐसा ही सिस्टम बनाएंगे। अब मैं खुशहाली की तरफ आता हूँ। मेरी किताब जिसका नाम है पुरअमन इनकलाब, ये दरअसल खुशहाली का दूसरा नाम है, क्योंकि ये खुशहाली की गारंटी, कैश गारंटी देता है। और इसमें राज क्या है, क्यों गारंटी देता है? हमने मुल्क के छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं, और इस तरह 10,000 हिस्से पाकिस्तान के, यानी कि हर हिस्से की आबादी 15 से 20,000 होगी। अब हमने हर हिस्से में आसानी पैदा हो गई ना, हर हिस्से में हमने इंसाफ, तालीम, सेहत, रोजगार और रिहाइश का ऐसा निज़ाम बना दिया है कि उस हिस्से के अंदर उनको हर चीज़ मिलेगी। उनको अगर अदालत जाना है तो हिस्से में ही है, हॉस्पिटल जाना है तो हिस्से में ही है, और अगर स्कूल है तो वो भी उसी हिस्से में है, और अगर नौकरी है तो वो भी उसी हिस्से में मिलेगी। और फिर इसी तरह रिहाइश भी उनको अपना घर उसी हिस्से में मिलेगा, 2,000 रुपये महीना किस्त पर। अब ये चीज़ें वो मैंने बयान की हैं, सेहत, तालीम और रिहाइश और नौकरी और इंसाफ, जो कि बेसिक हैं। आज तक कोई इस पे किसी ने
सोच विचार ही नहीं की, एक स्टेप नहीं लिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने गुर्बत ख़त्म कर देंगे, हमने तालीम जो है आला तालीम ले आनी है, एक जैसी तालीम ले आनी है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। मेरे सिस्टम में आप देखेंगे कि कैसी ये चीज़ें एकदम उसी दिन इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है जिस दिन हम फैसला कर लेंगे ये नया निज़ाम लगाना है, और साथ ही उसके आपको ये काम होता हुआ नज़र आएगा। स्कूल आपको हर हिस्से में बनते हुए, पढ़ाते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि फिर अब ज़रूरत किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है ताकि हमारा ये सारा पुरअमन इनकलाब इम्प्लीमेंट हो जाए, खुशहाली आ जाए गरीब आदमी को ख़ास तौर पर। वैसे तो हमारे सिस्टम में हर आदमी खुशहाल होगा, जो अमीर तरीन है वो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, और होना चाहिए उसे, ताकि वो जितना ज़्यादा कारोबार करेगा उतनी ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी, उतने लोग खुशहाल होंगे। तो इसलिए हर आदमी की खुशहाली हमारे हर हिस्से में काम है। हम ये नहीं है कि गरीबों को लिए करना है, अमीर साथ साथ खुद ब खुद ही खुशहाल होते चलेंगे। अब ज़रूरत ये है कि मैंने असल में 100 खरब रुपए सालाना पाकिस्तान की आमदन फिक्स की है कि इतनी आमदन हो तो फिर सारे मसाइल हल होते हैं, शुरू हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे। और ये 100 खरब सालाना आमदन की फिगर कहाँ से आई, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरी 15 साल की दिन रात की मेहनत है कि मैंने आपके प्रॉब्लम्स पर, आपके मसाइल पर सोच विचार की। रिटायरमेंट के बाद 15 पूरे साल, मुझे रिटायर हुए 15 साल हो गए हैं, 16-17 साल हो गए हैं, तो इस पे काम किया। और फिर मैंने देखा कि टोटल खर्चा कितना आएगा अपने सारे मसाइल दूर करने के लिए। तो ये 15 साल की मेहनत ने 500 खरब रुपए 5 साल के मंसूबे के लिए कैलकुलेट किए। तो इस वहाँ से फिर 100 खरब रुपए। अब 100 खरब रुपए आपकी आमदन कैसे हो सकती है? मैं कहता हूँ कि मेरी किताब पुरअमन इनकलाब इसकी कैश गारंटी देती है। अब इसकी थोड़ी सी तफसील मैं बयान करूँ, ये 100 खरब किस तरह इकट्ठा हो सकता है। इसकी पहले मैं थोड़ी सी इसकी खूबियाँ थोड़ी सी बयान कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि इसको अमल दरामद कैसे होगा मेरी स्कीम पर। और तीसरा है, ये इतनी रकम वाकई इतनी रकम ही इकट्ठी होगी कि क्या कोई 90 खरब तो नहीं होगी, या 80 खरब तो नहीं होगी, या 50 खरब तो नहीं होगी। इतनी होने से काम नहीं चलेगा, होनी 100 खरब से ज़्यादा। ये एक फर्म कमिटमेंट है आवाम की, मेरे साथ और मेरी आवाम के साथ। अब तफसील बयान करने के लिए 100 खरब के बारे में इसकी खूबियाँ बयान करते हैं। जब हम ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि 100 खरब रुपए हमने इकट्ठे करने हैं और हमने सारे टैक्स ख़त्म कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, जितने सड़कों पे टोल टैक्स ले रहे हैं, जितने ये स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, जितने ये महकमे फीसें लेते हैं। अब LDA या DHA वाले वहाँ मकान का नक्शा पास करवाने के लिए जाओ तो वो कहते हैं जी इसके 5 रुपए फी स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका आप पहले पैसे जमा करवाएं ना, फिर हम आपका नक्शा पास करेंगे। इन्हीं ने प्लाट दिया करोड़ों रुपए का, इसी में इनके करोड़ों रुपए, हज़ारों आदमी इसके पल रहे हैं। लेकिन जब कुछ जिस बेस पे सब कुछ चल रहा है, वो नक्शा लेके आता है तो कहता जी पैसे लाओ, नहीं तो हमने आपको जानते हैं आप कौन है। ये बात तो गलत है। इसलिए अगर रिश्वत ख़त्म करनी है हमारे सिस्टम से, तो ये पैसे का लेन देन हर लेवल पे, इनकम टैक्स ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर
रिश्वत कहाँ से रह जाएगी? रिश्वत की बात ही खत्म हो जाएगी। आपका नक्शा खुद पास होकर आपके घर आ जाना है। इसी तरह हर चीज़, हर काम इसी तरह होगा। नहीं होगा तो वो गला पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब उसने किस लिए उड़ीकना है कि आदमी आए मुझे पैसे दे? नहीं, उसने तो काम करना है। 10 नक्शे आए हैं तो आज शाम को 10 के 10 ही क्लियर होकर चले जाने हैं। अगर उनमें कोई खामी है तो उनमें कंडीशन लगा दें कि इनके साथ सब्जेक्ट टू दीज चेंजेस मैप इज अप्रूव्ड। अब खूबियां मैं बयान कर रहा था कि जब ये टैक्स खत्म कर देंगे तो जाहिर है टैक्स से ही तो कीमतें बढ़ती हैं। बजट आता है तो टैक्स लगता है, टैक्स लगता है तो 1 जुलाई से ही कीमतें बढ़ जाती हैं। और वो हाँ, वैसे तो हर महीने आजकल फ्यूल बढ़ता है, पेट्रोल डीजल बढ़ता है, लेकिन वो बजट पे भी बढ़ते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो हमने ये टैक्स खत्म कर देंगे तो फिर क्या ख्याल है आपकी, ये कीमतें कम नहीं होंगी? आप जरा देखें, पेट्रोल जो इस वक्त 100 रुपए है या 90 रुपए है, ये 50 रुपए पे आ जाएगा। 40 रुपए तो इसमें टैक्स लगा हुआ है, वो फिर गवर्नमेंट ने नहीं लेना। जो आदमी है, जो भी इसका है इंचार्ज है, जो भी इसका मालिक है, वो बाहर से पेट्रोल लाएगा, उसे साफ करेगा, अपने पेट्रोल पंप्स बनाएगा, वहाँ पे वो डिलीवर करेगा और वहाँ से रसीद दे के पैसे लेगा। अब जब उसने रसीद दे देगा तो उसमें वो टैक्स भी शामिल होगा, टैक्स भी शामिल होगा जो हमने लगाना है। वो 20% परचेज है, हर परचेज पे 20% टैक्स, सिंपल सी बात है। और आदमी को पता नहीं चलना। अब आपको 50 रुपये, 50-55 रुपये पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए तो आप क्या वहाँ पे लड़ने शुरू कर देंगे कि भाई ये आपने मुझे इसमें से 20% के ये टोकन काम क्यों दे दिए हैं? भाई ये परचेज टैक्स है, ये साथ लेंगे तो रसीद मिलेगी तो काम चलेगा। एक तो खूबी ये है कि कीमतें आधी हो जाएंगी। नंबर 2, आपका डॉलर जो है ये भी 50 रुपए पे आ जाएगा। बाकी चीज़ें खूबियों की मैं अगले सेशन में पेश करूंगा। खुदा हाफिज। नाजरीन, जहाँ से सिलसिला टूटा था, जहाँ से ये बातचीत मैंने ख़त्म की थी, वहाँ से फिर शुरू करते हैं। मैं खूबी ये बता रहा था कि हमने जो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, जिस निज़ाम के तहत करना है, 20% परचेज टैक्स हमने चार्ज करना है हर रोज़मर्रा की परचेज पर, हर रोज़मर्रा की चीज़ पर। गरीब भी खरीदेगा तो देगा, अमीर भी खरीदेगा तो देगा। गाड़ियाँ खरीदें, घर खरीदें, बाहर जाएं, बच्चों को बाहर पढ़ाएं, आप शादी कर लें, शादी का किराया दें, बच्चों की फीसें दें, ग्रॉसरी करें, दूध लें, हर चीज़ पे आप जाके पोर्टल पे आप होटलिंग करें, हर एक की रसीद लेंगे और रसीद में 20% वो परचेज टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स इशूड बाय द स्टेट बैंक शामिल होगा। अब गवर्नमेंट की आमदन तो खुद ब खुद ही बढ़ती चलेगी, न किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना दुकानदार को। हर चीज़ सस्ती भी होगी, तभी आप खुश होंगे ना। मकसद है चीज़ सस्ती, और सस्ती कल से ही होनी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट इससे 2 रुपये यूनिट बिजली कल से देगी। बिजली के बिल जो हैं वो पिछले ख़त्म करके सारे एरियाज, और नए सिरे से 2 रुपये यूनिट आपको बिल आया करेगा। जिसको 20,000 बिल आता है, फिर 2,000 बिल आना शुरू हो जाएगा। तो आपको फिर पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, और ये उसी सूरत में है जब 100 खरब आमदन होगी, और उसके लिए आप हर परचेज पे रसीद लेंगे। बस इतना ही काम है। इसके बाद और खूबियों में इसमें किसी का नुकसान नहीं है, ना खरीदने वाला ना बेचने वाला, फायदा ही फायदा है। अगर फर्ज करो कोई हेराफेरी करने की कोशिश करता है, अगर कोई रसीद डुप्लीकेट छाप लेता है या टोकन डुप्लीकेट छाप लेता है, तो उसका कतन कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना लेना है कि ये टोकन और रसीदें
मुसलसल नंबर के साथ होंगी और ये जाके अकाउंट फॉर कंप्यूटर पे होती चलेंगी। अगर एक रसीद भी डुप्लीकेट आ गई तो वही आदमी कुछ वक्त लग जाएगा, 1-1.5 महीना, पकड़ा जाएगा कि फलां दुकानदार ने डुप्लीकेट रसीद, हालांकि ये रसीद तो मैंने लंडी कोतल में इशू की थी, ये लाहौर में कहाँ से इशू हो गई। और इसी तरह टोकन का है। लिहाजा किसी को फ़ायदा नहीं होगा ये 2 नंबरी करने का या हेरा फेरी करने का इस सिस्टम में। अब और आप अगर इंसेंटिव दे देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। खूबियाँ इतनी ज़्यादा इस सिस्टम में हैं कि मैं गिनाना शुरू करूँ तो शाम पड़ जाएगी। लेकिन बहरहाल ये 2 मेन चीज़ें जो मैंने आपसे अर्ज़ की हैं कि कीमतें कम हो जाएंगी और किसी को इसमें कोई शिकायत नहीं होगी। पहले सिस्टम में तो लोग कहते थे तो एक नोटिस आ जाता था इनकम टैक्स वालों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा जी पागल हो जाते थे कि अब क्या करें, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। अब कारोबार और कारोबार वाले बहुत तंग होते थे, हर आदमी तंग होता था। अब इस नए सिस्टम में बिल्कुल नहीं, कोई नोटिस नहीं आना, कोई पता नहीं लगना। फिर दूसरी बात इसमें जो बड़ी मजे की है कि जब आप टोकन ले लेंगे अपने रसीद के साथ तो रसीद को आप घर जाके संभाल के रख लेंगे। जाके वो एक तार सी लटकी होती थी पुराने ज़माने में, उसमें जाके नथी कर देंगे, रसीदें आपकी इकट्ठी होती रहे। कभी भी आपसे कोई पूछे जी ये चीज़ आपने ली थी तो ये गाड़ी खरीदी थी 19 मॉडल की, 2019 मॉडल की, तो उसकी रसीद दिखाए ना आप, कब से खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी। अब ज़ाहिर है ये 18 जा रहा है तो 19 वाली तो नई गाड़ी कहीं से खरीदी है ना, तो ये गाड़ियों वाले फ़ौरन पकड़े जाएंगे। अब बोल तो ये ऐसी जुर्रत ही नहीं करेंगे कि क्योंकि गाड़ियों वाले भी जिस वक्त जो 30 लाख की गाड़ी है वो 15 लाख की मिलेगी, वो क्यों नहीं इस पे देगा 2-3 लाख रुपया परचेज टैक्स। बात बड़ी सीधी सी है। आपको हर चीज़, अब अगर आपको इस वक्त 650 रुपए की सीमेंट की बोरी ये 300 रुपए में मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप उससे क्या झगड़ा करेंगे कि मैंने 20% परचेज टैक्स नहीं देना। आपने पूछना ही नहीं कि ये क्या है, आपने रसीद लेनी है, रसीद में एक टोकन भी लगा होना है, लगा रहा है, बस घर जाके पेश कर देना है। इसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब हम इसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना वो है अमल दरामद। अमल दरामद के लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं। एक तो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये रसीदें और ये टोकन जो है ये मुसलसल नंबर के होंगे, ये चेक होते रहेंगे कंप्यूटर पे कि इशू हुआ और फिर ये किसको गया और हर महीने इसको कंप्यूटर पे चेक हो, क्योंकि रसीदें ये वापस जाएंगी। जो ऑफिस कापी होंगी दुकानदारों की रसीदों की ये वापस जाएंगी। गवर्नमेंट रसीदें देगी और स्टेट बैंक देगा टोकन, और ये पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। एक टेलीफोन कॉल पर 5 मिनट के अंदर अंदर टोकन और रसीद उस आदमी के पास पहुंच जाएगी, चाहे वो लंडी कोतल में बैठा हुआ है, चाहे वो नारोवाल में बैठा हुआ है, चाहे पाकिस्तान के किसी रिमोट एंड पे बैठा हुआ है, उसको पहुंचेगी। ये स्टेट बैंक और गवर्नमेंट इसको इंश्योर करेगी। अब अमल दरामद तो ये हो गया ना कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, उसके लिए इंसेंटिव्स देगी, उसके लिए इसमें रोल 2 चीज़ों को बड़ा ज़रूरी आ जाता है, एक पुलिस का है और एक अदालत का है। पुलिस से हमने इन्वेस्टिगेशन ले ली है, उसको सिर्फ अब सलूट के लिए रख दिया। उसके पास जाएगा, टेलीफोन जाएगा कि जी फलां दुकानदार ने टोकन इशू नहीं किया, ये रसीद इशू नहीं की, इसको ये 7 कागज़ जाएंगे कि इसको नोटिस जाएगा तो इसको सील कर दो। उस इलाके की पुलिस 5, 10, 15 मिनट सबसे ज़्यादा में उस दुकान को इस तरह सील कर देगी कि फिर कोई खोल ना सके, और वो खुलेगी नहीं फिर दुकान सील हुई भी, जब तक कि वो अदालत से जाके उसकी डिग्री नहीं लेके आएगा अब फैसले की अपने हक में। अगर वो ले आएगा तो फिर खुल जाएगी, नहीं लाएगा जो जुर्माना होगा तो वो भी पे करेगा। इस तरह
ये अमल दरामद का ये हिस्सा होगा। अब मैं ज़रा आखिरी पहलू की तरफ आता हूं कि रकम कितनी इकट्ठी होगी। हमें चाहिए 100 खरब से ज़्यादा सालाना। वर्ल्ड बैंक हर साल हर मुल्क के लिए डेली परचेज की जो चीज़ें हैं ना, जो हमारे सिस्टम में आ रही हैं, इंडस्ट्रीज के लिए खरीदी हुई चीज़ें, वो नहीं, सिर्फ रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जो खरीदता है ना, उसकी फिगर्स इशू करता है कि हर मुल्क कितना खर्च करता है। पाकिस्तान की फिगर 2017 की थी, वो 334 खरब रुपए थी और उस वक्त रेट था डॉलर का 110 रुपए। अब 2018 में रेट 130, 35, 40 पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़ाहिर है ये फिगर बढ़ जाएगी। और हम जो कहते हैं कि किस तरह ये 100 खरब बनेगा, हम कहते हैं कि 5 करोड़ लोग वो हैं जिनकी आमदन, हमने 5 लाख, हमने एक चीज़ को ध्यान में रख लें कि हमने हर शख्स की तनख्वाह 25,000 रुपये महाना कर देनी है और इसको इंश्योर करना है, फिर सिस्टम को लाना है और ये इंशाल्लाह 1-2 महीने में इंश्योर हो जाएगा। जब देने इवन जो मुजारा है, जो ज़मींदार है, उसने मुजारे को ज़मीन दी है, मुजारे ने आगे जो काम पे लगाया हुआ है वो भी उसे 25,000 रुपये महीना देगा, नहीं तो वो पुलिस जाके क्या कहते हैं, अदालत से जाके उसे उनकी ऐसी की तैसी करवा देगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो 5 करोड़ 22 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ काम करने वाले हम लो लेवल पे, जिनमें सारे मजदूर हैं, दुकानों पे काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं और खेतों में काम करते हैं, ये सब हैं। ये 25,000 से लेके 1 लाख आमदन तक के हैं, लेकिन हम सिर्फ 25,000 से बात शुरू करेंगे। 25,000 का मतलब ये हुआ कि वो हमने बजट बनाया गरीब आदमी का 20,000 का, तो 20,000 के ऊपर वो भी 3-4 हज़ार रुपया उसका परचेज टैक्स में निकल जाएगा, तो उसे नहीं पता चलेगा। उसके बाद अब 20,000 5 को 20,000, इसका मतलब है ये 4,000 2% के हिसाब से 4,000 टैक्स देंगे महीना। 4,000 को अगर हम 5 करोड़ से और फिर 12 से ज़रब दें तो ये 24 खरब रुपए बनता है। इसी तरह 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आमदन 1 लाख से 10 लाख तक के है। ये जितने दुकानों वाले हैं, ये इनकी आमदन 1 लाख से ऊपर है। मैं वहाँ पे काम करने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं मालिक दुकान की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्रियाँ भी हैं और पता नहीं क्या क्या है। सारे लोग जो हैं ये 1 करोड़ हैं। अब ये टैक्स देंगे, 1 लाख वाले टैक्स देंगे 20,000। इसका मतलब 1 करोड़ 20,000 ज़रबे 12, ये भी 24 खरब बनता है। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो जो 10 लाख से ज़्यादा, ये 10 लाख लोग हैं। अब इसका मतलब ये 2 लाख रुपया टैक्स देंगे, तो 2 लाख को ज़रब दें 10 लाख से, उसको दें 12 से, तो ये भी 24 खरब बनता है। अब ये 24 खरब तीनों कैटेगरी को इकट्ठा करें तो ये 72 खरब बनता है। अब 72 खरब पहले साल आया, अगले साल 10% बढ़ा, तीसरे साल और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और 5वें साल में ये आके ये 120 खरब बन जाता है। और 120 फिगर जब आ जाती है तो जब टोटल करेंगे तो फिर ये 500 खरब बनता है। 100 खरब सालाना आमदन निकलती है। और इससे हमने जो टोटल किया है वो 360 खरब रुपए 360 खरब रुपए इस्तेमाल होंगे या परचेज में, रोजमर्रा की परचेज में आएंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है 334 आएंगे 2017 में। यानी कि हमारी फिगर्स उनसे बिल्कुल मिल रही हैं। ये साफ ज़ाहिर करता है कि ये 100 खरब रुपया जो है ये इकट्ठा होना इतना आसान है
कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, मेरी बात को आप लिख लें कि ये 200 खरब होगा, ये 200 खरब होगा। हाँ, फिर आप कहेंगे कि क्या बात है, इफ्तिखार ने तो कमाल कर दी है हमारे मुल्क को, ये दुनिया क्यों नहीं इसे फॉलो कर दी, आप सवाल करेंगे। ये पाकिस्तान के दूसरे लीडर्स, जो हमारे लीडर्स हैं, वो क्यों नहीं करते? वो बेवकूफ़ हैं, इनको इतनी अकल ही नहीं, उनको सिर्फ पैसे बनाने में है। उनको पता ही नहीं कि भाई किस तरह बेहतरी लाई जाती है, सोच विचार किया जाता है, सोच विचार के बाद कोई सिस्टम निकलता है। मैंने हर चीज़ का सिस्टम बनाया है, तालीम, सेहत, ज़राअत, बल्कि यहाँ तक कि इंडस्ट्री का भी, और कूड़ा और पानी, बिजली, गैस, कोई प्रॉब्लम छोड़ा नहीं। हर प्रॉब्लम जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है हमारे माशरे में मसला है जहेज का, नूं सस की लड़ाई का। बखुदा मेरे सिस्टम में ये इतने आसानी से हल हो जाएंगे कि आप कहेंगे ये बाई प्रोडक्ट होंगे, खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जब एक आदमी 18 साल का होता है, उसकी शादी, वो अपने नौकरी लेता है 25,000 की, उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद वो अपनी बीवी को अपने घर लेके आता है, तो किससे लड़ाई, कहाँ से आया वो जहेज? बाहर की दुनिया में तो इसीलिए नहीं है। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने अपने पहले सबक में, ये पहले गुज़ारिशात में, जो कि मैंने मुल्की आमदन के बारे में की थी, उसमें मैंने आपको ये बावर कराने की कोशिश की थी कि हमारी आमदन 100 खरब रुपए सालाना हो सकती है और उसमें कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि उस तजवीज़ को, मेरी उस तजवीज़ को इम्प्लीमेंट करने से और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इस तजवीज़ की खूबियाँ बयान की थी, फिर बतलाया था कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। फिर ये फाइनली ये तीसरे हिस्से में कहा था कि इसमें कितने पैसे इकट्ठे होंगे, क्या 100 खरब ही होंगे या इससे बहुत कम या इससे बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो ये 200 खरब रुपए इकट्ठे होने चाहिए। बहरहाल 100 खरब पे ही रहते हैं और आपको ज़्यादा आज मैं उसी आमदन की तजवीज़ के बारे में कुछ बातें रह गई थी जो आपके गोश्त की याद करनी थी। मैं वो चंद बातें हैं वो आज के सेशन में मैं आपके गुज़ारिश करता हूँ और बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1 ये है कि हमने सबसे पहला ये काम करना है, यह हुकूमत ने ये करना है, मैंने तो नहीं करना, मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ, एक थिंकर हूँ जिसने एक सोचा है और एक प्रोग्राम बनाया है। पहला जो उन्होंने फैसला करना है वो ये है कि कम से कम आमदन 25,000 रुपया मुकर्रर कर देनी है और इसके साथ हमने 20,000 का गरीब आदमी का बजट बना दिया है कि 20,000 उसकी आमदन होगी। 5,000 के बारे में मैं अभी आपको उस करता हूँ कि वो इसलिए हम उसको दे रहे हैं कि वो उसने भी टैक्स देना है, लिहाजा उसकी टैक्स की लायबिलिटी को हम कम करने की कोशिश करेंगे कि गरीब आदमी जो टैक्स दे वो भी उसको हम सपोर्ट करेंगे। जो 25,000 से ज़्यादा आमदन पे हो चलेंगे वो फिर देंगे, लेकिन जो बेसिक पे होंगे उनको वो 5,000 रुपये इस्तेमाल करते हुए उनका टैक्स में चला जाएगा, 4 चला जाए, 3 चला जाए, लेकिन उसने भी टैक्स देना है। लिहाजा पहले ये हमने इम्प्लीमेंट कर देना है कि हर सरकारी, गैर सरकारी, मुलाजम, दुकानदार, प्राइवेट वर्कर,
राज, मजदूर, जो डेली वेजेस हैं, यहाँ तक के सबसे नीचे जो वर्कर आ जाता है ना, वो क्या आप जानते हैं वो कौन है? जमींदार होता है। जमींदार अपनी ज़मीन को या तो खुद काश करता है या फिर वो किसी मुजारे को दे देता है कि भाई आप मुझे इतना सालाना दिया करना और ये लो, 2 किले तुम ले लो, 4 किले ले लो, मरब्बा ले लो, इस पे काश्त करो और हमें इस हिसाब से पैसे आपने अदा करनी है। कुछ पहले एडवांस कर दें, कुछ बाद में कर दें जब फसल हो जाए। तो वो जो मुजारा है उसने भी अपने बीवी बच्चे भी लगाएगा, लेकिन मजदूर भी रख सकता है और रखेगा वो। अगर ज़्यादा जगह है उसके पास तो उनको भी वो 25,000 तनख्वाह देगा उस लोएस्ट वर्ग को। इस वक्त वो उन्हें कुछ नहीं देता, सवाए खाने पीने के लिए गंदम दे देता है साल के आखिर पे। बाकी अपने बच्चों को कुछ नहीं देता जिनसे वो काम ले रहा है, अपने बीवी को कुछ नहीं देता जिससे वो काम ले रहा है। उसको भी वो तनख्वाह देगा। अगर ये नहीं देगा वो जो है तो उसको वो जाके शिकायत कर सकते हैं अदालत में। अदालत सुबह ही उसे अगले सुबह बुला के उससे पूछेगी कि भाई आप इससे काम ले रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे, इसे दें, नहीं देंगे तो फिर आपको हम सजा देंगे। तो लिहाजा ये इंसाफ का सिस्टम इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत मदद करेगा। बाकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ये इसको इंश्योर करे। 2-3 महीने लगेंगे और ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 25,000 सैलरी मिनिमम, और उसके बाद जो रेज है वो मिसाल के तौर पे एक आदमी पहले ही 25,000 ले रहा है तो उसकी 1.5 हो जाएगी। पुराना मुलाजिम है, चपरासी है या कोई क्लर्क है या कोई भी चौकीदार है, वो इस वक्त 20,000 ले रहा है तो उसकी 30,000 हो जाएगी। 25,000 जमा 12.5 37.5 हो जाएगी। तो इसलिए वो जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करके हर लेवल पे, इवन मजदूरों पे तो आजकल भी आप जानते हैं आजकल 800 रुपया जो है वो मजदूर ले रहा है और 1400-1500 राज ले रहा है। राज तो ऊपर की कैटेगरी में निकल गया। मजदूर जो है उसकी 1,000 के करीब करनी पड़ेगी ताकि वो अगर कुछ छुट्टियां भी हो जाए तो वो उसका गुजारा कर सके। लेकिन छुट्टियां कहाँ, काम इतने होने हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं होगी। आप 2-2 दिहाड़ियाँ लगाएंगे, मगर सुबह शाम दिहाड़ी लगाएंगे और पैसे कमाएंगे, खुशहाली पैदा करेंगे। तो एक तो ये है, पहली तजवीज़ के कम अज़ कम 25,000 मुकर्रर करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, हर रिटेलर रसीद जारी करेगा और पहले रसीद जारी नहीं करते थे, टैक्स से डरते थे। अब टैक्स से नहीं रहा तो अब किस चीज़ का डर रहेगा। अब वो पहले उसको कहते थे ना ये क्रॉस चेक ले लो, कहता जी ना 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 ना। दुकानदारों ने अपने बुजुर्ग बैठाए हुए थे दाढ़ियों वाले जो कैश पे होते थे, उनको बेचारों को ऐसे गुनाह में डाल रहे थे। वो इनकार करते थे नहीं जी कैश है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें रहने दें, हम नहीं आपको देंगे। वो टैक्स देते ही नहीं थे, बहुत कम देते थे। रिश्वत दे देते थे लेकिन टैक्स बहुत कम देते थे दुकानदार। लिहाजा हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। जब उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है तो उसको क्या है, जितनी मर्जी रसीदें बना लें, जितनी मर्जी उससे रसीदें आप लें, आप जिस चीज़ की भी रसीद लेनी है आप, मैं मतलब पान वाले से, सब्जी वाले से, पंसारी से, फिर ऊपर जो बड़ी चीज़ें आ जाती, दुकानें आ जाती, होटलों से, फिर स्कूलों से फीस देंगे, फिर आप जिस पे भी देंगे उस पे आप उसको टैक्स को चार्ज करेंगे। तो लिहाजा वो डर नहीं रहेगा। पॉइंट ये है कि किसी दुकानदार को ये डर नहीं होगा कि रसीद काटने से मुझे कोई नुकसान हो सकता है। वो खुशी से रसीद काटेगा
और जिस तरह कहा जाएगा वैसे काटेगा, उसका रसीद ना काटने में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी दुकान सील हो गई, पकड़ी गई कि इसने फलां देखिए जी, बस आसान सी बात है। दुकान के बाहर आप खड़े हो जाएं, एक आदमी बैग लेके बाहर निकलता है, तो ये लिया, इसकी रसीद कहाँ भी दिखाओ, क्या उस पर टोकन लगा हुआ है, क्या उसकी रसीद सही असली है, तो फिर तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो बस। और जब पकड़ा गया तो फिर उसकी आसानी से छुट्टी नहीं होगी, फिर वो अदालत में जाएगा, उसकी डिग्री लेगा, जुर्माना पे करेगा, कैद काटेगा, फिर जाके उसकी छुट्टी होगी। इसके बाद काला धन पहले बड़ा तंग करता था, हर आदमी को पकड़ते थे। आजकल भी आप देखें, रोज आप टीवी पे जनाब लोगों को कहेंगे जी कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, आपकी आमदन से ज्यादा आपके एहसासे कैसे बन गए। ख्याल रहे, हमारे सिस्टम में कोई किसी को नहीं पूछेगा कि ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। जिस दिन ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई नहीं पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए। आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, आपको मुबारक, आपके पास 10 घर हैं, आपको मुबारक, आपके पास जितना भी पैसा है आपको मुबारक, आपको कोई नहीं पूछेगा। बशर्ते कि आप आगे जो टैक्स हम मुकर्रर कर रहे हैं, परचेज टैक्स, वो अदा करते चले रेगुलरली। हुकूमत को इतनी आमदन होती चलेगी कि आपके पैसे की तरफ देखेगी नहीं। आप पैसे को बैंक में रखेंगे, वहाँ पे आपको सूद कोई नहीं देगा, वापस ले लेंगे। तो अब बात ये है कि एक तो ये काला धन का मैंने कहा कि काला धन होता क्या है। काला धन होता है कि आप टैक्स नहीं देते, तो वो मिसाल के तौर पे मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा 2 करोड़ टैक्स बनता है और मैं पैसे ले दे के इनकम टैक्स वालों को वो 50,000 करवा लेता हूँ या कम करवा लेता हूँ, तो वो जो पैसा तो उसके पास आया है ना, शो हुआ है उसके कागजों पे, बहुत आधा थोड़ा सा पैसा उनको भी दे दिया इनकम टैक्स वालों को। और उससे ये है कि वो जो पैसा आपके पास आया है, जो रिकॉर्ड में नहीं आया, वो काला धन कहलाता है। जब आप टैक्स ही खत्म हो जाना है तो काला धन कहां से आएगा। यहां पे मैं अब अपना पहला हिस्सा खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ी थी, और बात वही है 100 खरब रुपए सालाना आमदन। खास पॉइंट इसमें मैं ऐड कर रहा था, जो आज अगला पॉइंट है कि सूद सिफर कर देंगे, सूद खत्म कर देंगे एक किस्म का, सिफर हमेशा के लिए सूद सिफर। बैंक में आपने पैसे जमा करवाने हैं, जाके पैसे जमा करवा दें और आपको कोई उस पर सूद नहीं मिलेगा, चाहे आपके 10 अरब वहां पे पड़े हुए हों। आपकी सिर्फ रखवाली करेगा बैंक, जब चाहेंगे आप मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। और वो जो पैसे आपके उसके पास बैंक के पास पड़े हुए हैं, वो उससे कर्जा देगा इंडस्ट्रियलिस्ट को जिन्होंने कारोबार करना है, और वो भी सूद सिफर सूद में। अब आप कहेंगे जी वो बैंक कहां से चलेगा। बैंक जो कर्जे देगा उस पे सर्विस चार्जेस लेगा। सिर्फ सर्विस चार्जेस से मुराद है कि जो उसका खर्चा आएगा, उसने एक दुकान एक जगह किराए पे ली हुई है, वहाँ पे 10 मुलाजिम रखे हुए हैं, वहाँ बिजली का बिल आता है, पानी का आता है, गैस का आता है, चौकीदार है, फर्नीचर खरीद के रखा है, उसको रिपेयर कराना है, उसकी मेंटेन, वो जो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं है। तनख्वाहें भी किसी कैंडे में होंगी। अब तो कहते हैं जी ये कितने है जी, ये 2 करोड़ आपकी CEO की सैलरी 2 करोड़। अब फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट आता है ना, वो जो प्रॉफिट आता है वो इसकी सवाबदीद पे होता है। CEO को अपने पास रख दे या मुलाजमों को दे दे, तो बस तकवा। ये मैंने कभी नहीं सुना था, और ऐसे भी होता है। बहरहाल
बैंक भी कैंडे में आ जाएंगे, सूद देंगे, कर्जा देंगे 0% सूद पर, और उसको वो जो सर्विस चार्जेस होंगे वो 1% से कम होंगे, 1% से नहीं बढ़ेंगे। वो उनका खर्चा जो आया वो कहेंगे भाई ये खर्चा दे दो, बाकी पैसे ओरिजिनल जो आपने लिए हैं वही आप अदा करते रहें। इसके बाद जो पॉइंट मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, पहले निजाम से लोग डरते थे। इनकम टैक्स का जो सिस्टम था उससे लोग बहुत डरते थे कि कहीं हमारा नाम इनकम टैक्स में ना चले जाए। आपको पता है कि सारे पाकिस्तान में सिर्फ 7, 8, 10 लाख लोग टैक्स देते थे, बाकी 22 करोड़ कोई नहीं देता था टैक्स, सिफर। ये जितने कमीशन एजेंट्स हैं, जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये और जो 2 नंबर काम करते हैं सारे, वो सारे के सारे गलत काम करते थे। इसलिए अब नए निजाम में कोई डरने वाली बात नहीं है। उसमें आपने टैक्स दे दिया, टैक्स से मुराद है 20% हर परचेज पे जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए करनी है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करनी है। वो अमीर आदमी भी करेगा, घर में 4 गाड़ियां रखी हुई हैं तो वो फिर 4 गाड़ियों का खर्चा पे करेगा, बाहर जाएगा, सैरिंग करेगा, सब कुछ करेगा, बच्चों को बाहर पढ़ाएगा, हर चीज पे वो बड़ी टैक्स देगा। गरीब आदमी जो है वो भी टैक्स देगा, और वो जो चीज खरीदेगा उस पर रसीद वो भी लेगा। चाहे एक सिगरेट आपने खरीदना है ना दुकान से, एक सिगरेट, एक पान, आप सिर्फ पान लिया तो एक पान की रसीद पान वाला देगा। आप क्या समझते हैं, ये पान वाले जो हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनके पास आदमी हैं जो रसीदें काट सकते हैं, नहीं तो रख लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि छोटे छोटे थे तो माल रोड पे मौला बख्श पान वाला था, उसका पान बड़ा मशहूर था। पता नहीं कितने का था, 1 आने का था, 2 आने का था, 4 आने का था, फिर बढ़ता गया। लेकिन उसी एज में, उसी वक्त ये खबर भी थी कि इस पान वाले ने, मौला बख्श ने गुलबर्ग में 4 कोठियां बनाई हैं। इतना प्रॉफिट था उसमें। अब हर पान वाला ऐसे तो नहीं होता। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि नए निजाम में आपको किसी किस्म के डर की जरूरत नहीं, खुशहाली होगी, आप खुशी से देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैक्स पे हो गया है। और आपको अगर पेट्रोल जो है इस वक्त 100 रुपए लीटर है, अगर 50 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए और उसमें टैक्स भी आपका पे हो जाए खुद ब खुद ही, तो रसीद आपको मिल जाए 50 रुपए की जिसमें टैक्स ऑलरेडी शामिल हो 20%, तो आप खुशी से देंगे। आप कहेंगे जी मुझे क्या, ये साथ रसीद के साथ क्या लगा हुआ है, मुझे तो ये पता है कि 100 का इतना हो गया है। सीमेंट, जितनी पेट्रोल से जितनी चीजें कैरेज होती हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम होती चलेंगी। ये रेत कहते हैं जी रावी से आती है। और कल ही मैं एक रसीद देख रहा था कि जो 2 ट्रालियां छोटी वो क्या पिकअप्स मंगवाई हैं रेत की, वो जनाब 2300-2400 की हैं। माय गुडनेस। अब रेत जो मुफ्त जमीन से निकाल के वो दे रहे हैं, सिर्फ कैरेज का ही उस पे है ना, तो कैरेज जब सस्ती हो जाएगी तो वो भी सस्ती, हर चीज सस्ती होगी। इसे वाइंड अप मैं कुछ इस तरह करता हूं कि हमारा सिस्टम जो है, ये जो जिसकी मैं मेरा तजवीज़ करदा सिस्टम, ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया में, सारी दुनिया में है, इवन पाकिस्तान में ये जीएसटी जो लगाया हुआ है,
15%, 16%, 17%, 40% तक गरीब आदमी का बेड़ा गर्क किया। गरीब आदमी जाके होटल में चाय पीता है तो उससे भी जीएसटी ले रहे हैं। माय गुडनेस। तो गरीब आदमी टैक्स देता है, अमीर आदमी तो देता ही नहीं। तो इसलिए अब जबकि ये नया निज़ाम आ जाएगा तो इसमें हर आदमी को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। उससे बहुत सारे उसमें खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। हर आदमी को अपने घर के करीब नौकरी मिलेगी, उसके घर के करीब ही उसका स्कूल होगा, करीब ही उसका हॉस्पिटल होगा जहां से उसकी हेल्थ इंश्योर्ड होगी, और करीब ही उसके जो है वो अदालत होगी। तो उसको सुबह को मियाँ जाके बच्चों को स्कूल छोड़ आएगा, वापसी पे बीवी उसकी उनको पैदल जाके घर पे ले आएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ना किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ना ये ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होंगे, ना ये मसले मसाइल। तो इसमें पहले ऐसा ही था, छोटी छोटी जगहों पे आबादियाँ थी, वहाँ पे उनका अपना नाई, अपना धोबी, अपना कारपेंटर, अपना लोहार, अपना मरासी, अपना नंबरदार, वो सारे एक दूसरे के काम करते थे और खुशहाल थे। सिर्फ बाजार से उनको मिट्टी का तेल या नमक शायद खरीदते थे और किसी चीज की खरीदने की, बाकी सारा बार्टर था। आपने कपास उतारी है तो उसको दी है, उसने बनाया है, उसको आधी उसने रख ली है, आधी के आपको कपड़े बना दिए हैं। तो इसी तरह ये बार्टर सिस्टम चलता था। अब हमने उसी को फॉलो किया है, छोटी छोटी जगहों पे चले गए हैं, उस पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। हर आदमी अपने घर में खुश होगा और वो खुशी जो है वो काबिल दीद होगी। इसको तरक्की कहते हैं। इसे कहते हैं कि तब्दीली आई है। सियासतदानों मेरी बात सुनो, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कुछ नहीं लेना देना इसमें। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बतलाता हूं, इस पे गौर करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आप सारी उम्र के लिए इसको फॉलो करेंगे और फिर आप खुशहाल रहेंगे। खुशहाली आपका मुकद्दर बन जाएगी। गरीब आदमी का जो बजट है ना 20,000 का, उसमें 2,000 वो किस्त देगा मकान की, 2,000 वो देगा इंश्योरेंस करवाएगा अपने 2 बच्चों की और मियाँ बीवी की, और बाकी 4,000 वो 2 बच्चों को देगा, फीस देगा स्कूल की। अब उसका खर्चा कि 8,000 उसका ये लग गया, और बाकी 12,000 जो है उसमें चाहे वो ग्रॉसरी करे, दूध खरीदे, किताबें खरीदे, जो मर्जी करता रहे, और जाके होटलिंग करे, मोटरसाइकिल खरीदे, उसकी किस्तें दे, 100-200 1,000 2,000 की, और क्या कहते हैं कमेटी भी डाल दे ताकि कुछ पैसे जमा भी होते रहें। तो इस तरह खुशहाली आएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब यानी मुल्क की आमदन 100 खरब रुपए सालाना के बारे में है। ये उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए साबित तो हमने कर दिया है कि 100 खरब रुपए से ज्यादा सालाना आमदन होगी हमारे सिस्टम से, जिस तरह हम इसे अप्लाई कर रहे हैं आमदन को, पहले इनकम टैक्स वगैरह को एक साइड पर करके। तो ये इस निज़ाम से 100 करोड़ रुपए सालाना आमदन यकीनी तौर पर होगी। अब मुझे तो इसकी बाकायदा खुशबू आ रही है, और आपका मूड मैं ज़रा खुशगवार करने के लिए आपको ये एक शेर सुनाता हूँ। ये मैंने ऐसे ही ऐसी खुशी में गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ठंडी हवा कहाँ से आती है, खुशबू से पूछो वहां से आती है।
खैर, अब आपको बड़े बड़े कारनामे जो इस वजह से होंगे, आपको कारनामे लगेंगे, मैं उनका थोड़ा सा जिक्र करता हूं। 100 खरब आमदन हो जाए तो जो कारनामे होंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गोशगुआर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इंडस्ट्री है। एक आम आदमी जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन उसकी नो हाउ उसे पता है कि फलां चीज जो मैं बनाऊं, फैक्ट्री लगाऊं, तो उस सिलसिले में हो सकता है उसने कहीं नौकरी की भी हो, कि बाहर के मुल्क में नौकरी की भी हो, और यहां आके वो चाहता हो कि एक बड़ी सी फैक्ट्री वैसी जहां पे वो काम करता था यहां पे इंस्टॉल कर दे तो वो उसे चला सकता है। उसके लिए उसको जमीन फ्री मिलेगी, उसको गवर्नमेंट की गारंटी पर सूद फ्री कर्जा मिल जाएगा। उसने कंसल्टेंट रखने हैं और वो उसको सारी स्कीम बना देंगे, और उसके बाद वो फैक्ट्री लगाएगा। इस तरह मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। जिस तरह हमारे पुराने सियासतदान बातें किया करते थे, बस बातें ही करते थे कि हम ये कर देंगे, ये सहूलत दे देंगे तो ये इंडस्ट्री लग जाएगी, तो वो हो जाएगा। ये तो इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्री को छूट देनी है। इंडस्ट्री को हम 1 रुपया फी यूनिट बिजली फराहम करेंगे, उसको फैक्ट्री लगाने के लिए मुफ्त जमीन जितनी वो चाहेगा, और ये जमीन जो होगी ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स में देंगे, जो पाकिस्तान में हर सूबा जगह जगह बनाएगा, सर्विसेज ले करेगा, और फिर कहेगा ये लो 5, ये आपने कितनी लेनी है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, ये लो और फैक्ट्री लगाओ, इसके ऊपर ये कर्जा लो, और इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। हमने दूसरी बात, अब जो मैं आपको कारनामे बयान कर रहा हूं ना, दूसरी बात यह है, हमने अवाम के सुपुर्द लाखों के कारोबार करने हैं। हमने कैपिटल कॉस्ट गवर्नमेंट लगा देगी हर काम के लिए, गवर्नमेंट शेयर करेगी, गवर्नमेंट लगाएगी, गारंटी भी देगी, और लेकिन पहले उससे पहले वो सादिक और अमीन आदमी को ढूंढ लेगी। हर आदमी पाकिस्तान का सादिक और अमीन है, सिर्फ हालात पैदा करने की देर है। सब सादिक और अमीन बनेंगे इंशाअल्लाह। तो अब कैपिटल कॉस्ट गवर्नमेंट कहां से लाएगी? वो वही जो 100 खरब हमने इकट्ठा सालाना करना है और होते ही जाना है, इसे ज्यादा करना है, तो उसमें से वो पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे देगी, उसको जमीन दे देगी, लेकिन जमीन रहेगी गवर्नमेंट के नाम। वो वहां पे सिर्फ फैक्ट्री बनाएगा, उसको लीज पे देंगे, उसको पूरी गारंटी देंगे कि आपसे छीनेंगे नहीं जब तक कि आप हेरा फेरी नहीं करेंगे। और अगर आप इंसानों की तरह और ईमानदारी की तरह ये चलाएंगे तो आप सारी उम्र के लिए, आपकी औलाद के लिए भी ये फैक्ट्री आपकी होगी। खैर, अब वो गवर्नमेंट के पैसे से कैपिटल कॉस्ट उस फैक्ट्री पे लगा देंगे और फिर 10 आदमी ने चलाना है उसे। हमारे दूसरे और भी बहुत सारे कारोबार छोटे छोटे जो हमने फ्लोट करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि 10 हिस्सों में, 10 सेक्टर में एक कूड़ा उठाने वाला ठेकेदार होगा, वो ठेकेदार ज़ाहिर है उसको पैसे देंगे, वो 6 ट्रक खरीदेगा, उसको गारंटी देंगे, कर्जा लेके खरीदेगा, फिर उसके ऊपर 6 छोटी गाड़ियां खरीदेगा, दफ्तर बनाएगा, जो जगह उसको 10 कनाल दी जाएगी, और वो फिर आदमी भर्ती करेगा। सब कुछ करने के बाद उसको 5 लाख रुपए महीने की आमदन की गारंटी होगी। एक आदमी जिसके पास टका नहीं था लेकिन पढ़ा लिखा था, समझदार था, सूझबूझ रखता था, एक वैसे चलते हुए आदमी को हमने नहीं सारी चीजें दे देनी, यही देखना है हुकूमत का काम है। और ये अवाम सिलेक्ट करेगी उनको, क्योंकि हमने हर चीज अवाम के सुपुर्द कर देनी है। इस तरह
और बहुत सारे कारोबार हैं, स्कूल चलाएंगे उस्ताद, इसी तरह सीनियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल चलाएंगे, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो होगी इकट्ठी अमाउंट जो गवर्नमेंट करेगी, वो उसको इस्तेमाल करते हुए, तो इस तरह अब कारोबार मार्केट में इतने होंगे कि आप सोच नहीं सकते। हर काम जो हुकूमत करती थी वो पब्लिक करेगी, पब्लिक कंसल्टेंट्स करेंगे और ऑफिस को चलाएंगे। हुकूमत सिर्फ क्वालिटी देखेगी कि क्वालिटी, अब एक सूरत हाल ये है कि DHA या LDA बना कि भी प्लाट लोगों को डेवलप करके देने हैं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज है ना, तो यही काम ये नहीं करते, ये तो कीमतों की कीमतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इनको तो जमीन खरीद के जो भाव हो उस पे खरीद के, और फिर इनको चाहिए कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पे हर आदमी को प्लॉट मुहैया करें। ये तो क्या करते हैं मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लिहाजा इसी तरह LDA की, DHA की बात है, बहुत सारे जितने ये पब्लिक बनाती है सोसाइटी, ये करोड़ों रुपए कमाती है, करोड़ों रुपए कमाते हैं और पब्लिक को प्लाट महंगा करते जाते हैं ताकि गरीब की छत न बने, गरीब का घर न बने। हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कारनामा जो और बड़ा आता है, हमने डॉक्टर और उस्ताद को सबसे ज्यादा तनख्वाह देनी है, फिर ही तालीम बेहतर होगी, फिर ही हॉस्पिटल्स में काम अच्छा होगा। इसी तरह डॉक्टर्स को भी हम हॉस्पिटल बना के देंगे और फ्री देंगे, और फिर उसके बाद वो उसे चलाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस के अमाउंट से चलाएगा, और आप देखेंगे कि फिर हर आदमी तो वैसे ही इलाज होगा जैसे आज से, जैसे यूरोप में, अमेरिका में होता है। आप इंश्योरेंस जाके दिखाते हैं, नंबर लिखाते हैं, फिर आप बेड पे लेट जाए, सब काम आपका उस इंश्योरेंस के तहत होता है, आपको टका नहीं पे करना पड़ता, आपको बल्कि एम्बुलेंस पे घर छोड़ के आते हैं जब आप ठीक हो जाते हैं। खैर, इसी तरह 100 खरब आमदन का मतलब है कि हर मसला हल हो गया, हर मसला। आप किसी की 5 साल का मंसूबा इस पे बनेगा ना, इसी 100 खरब पे, 500 खरब पे, तो वो आज बनाए और आज से शुरू कर दें। ये जो बजट है, ये पहली जून आती, 1 जुलाई आती है, यहां से शुरू होता है, यहां पे बंद होता है, ये सब घोंसले हैं। आज आप 5 साल मंसूबा बनाए तो आज से उसे शुरू कर दें। अगले मंसूबे में आप उसको शामिल करेंगे, अगले मंसूबे में उसको 10 साल तक का मंसूबा कह देंगे कि 5 साल का भी चार्ज चल रहा है, और आगे अगला 5 साल, अगला 15 साल का बन जाएगा। इस तरह तो पैसे तो आते रहेंगे, क्योंकि पैसे इसमें ये नहीं होगा कि जनाब अब पैसे जो हैं वो आपके जो है वो खत्म हो गए हैं। खत्म होने वाली बात नहीं है, बजट में थे अब वो लैप्स कर गए हैं, कोई लैप्स, पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना है। अब देखेंगे किस तरह हम ज़राअत में लोगों की मदद करते हैं, किस तरह इंडस्ट्री में मदद करते हैं। इसके बाद हमने हमारा जो स्कूल होगा उसकी थोड़ी सी खुसूसियात मैं अगले सेशन में आपसे अर्ज करूंगा। इस वक्त तक खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सेशन है, वही पुरअमन इनकलाब 100 खरब आमदन का ये सिलसिला अभी जारी है, और इसमें जो मैंने पहले सेशन में आपको जब मैं इसको ख़त्म किया है इस प्रोग्राम को, तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि भाई मैं स्कूल से जो स्कूल हमारा प्राइमरी का स्कूल, बच्चों का अलग-अलग हर सेक्टर में, तो उसकी जब वो बनेगा तो उसकी खुसूसियात क्या होंगी, जरा आप इसे गौर से सुनिएगा।
इसे कहते हैं तालीम का सही लाइनों पे चलना। अब मैं आपको इस के बारे में, खुसूसियात के बारे में, पहली बात तो यह है कि 30% 150 कनाल पे बनना है ना स्कूल प्राइमरी बच्चों का, उसमें 30% एरिया पर जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी करेगा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट, और वहां पे ये स्कूल गवर्नमेंट दरख्त लगाएगी, उम्दा लकड़ी के, जो यहां पे लकड़ी पैदा हो सके जहां भी है। पाकिस्तान की आबोहवा ऐसी है कि इसमें हर किस्म का, हर जगह का, हर लिहाज से ये मौजू है। हर किस्म का दरख्त यहां पे होगा, इसलिए कि यहां पे चारों गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम है, पहाड़ हैं, सहरा हैं, प्लेन एरियाज हैं, आप समुंदर है, दरिया हैं, आपको क्या चाहिए, हर चीज है। तो हर किस्म के दरख्त, तो दरख्त लगाएंगे उस 30% जगह पर, फिर जो तालिब इल्म होंगे उनका ये मेजर सब्जेक्ट होगा कि इसके बारे में वो 10 साल सीखते रहेंगे कि दरख्त क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, इनकी क्या खूबियां हैं। ये एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होगा, लेकिन उसको जाके बच्चों को अंदर जाके दरख्तों को दिखाया करेंगे, ये देखो बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट दरख्तों में बढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरी जो चीज है स्कूल में होगी कि हर किस्म की खेलों की सहूलियात इसमें मुयसर होंगी, चाहे वो जिम है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, कोई इंडोर है, आउटडोर है, हर किस्म की सहूलत बमा ट्रेनर्स के जो सिखाएंगे बच्चियों को। पहली क्लास में पहले दिन बच्ची हर किस्म की गेम के बारे में चले, और हमने इसको इस तरह किया है ऑर्गेनाइज कि पहला जो सब्जेक्ट, पहला जो पीरियड होगा स्कूल का, वो होगा आपकी 4 लैंग्वेजेस के बारे में। 4 लैंग्वेजेस सीखनी है आप बच्चे ने, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और लोकल लैंग्वेज। जब 10वीं में पास होकर निकलेगा तो वो इन चारों जबानों का मास्टर होगा। 3 साल से 5 साल जो प्री है, वो मैंने आपको जिक्र किया हुआ है कि वहां पे आप बच्चे सिर्फ बोलना सीखेंगे। छोटे छोटे उस्ताद जो के पार्ट टाइम जॉब करना चाहेंगे, उनके लिए एक बुक्स बना देंगे जिसमें उर्दू के, अब फर्ज करो एक उस्ताद आके सारा एक जितने रस्ते के लिए आता है, बच्चों को जो 3 साल की है सामने बिठा के कहता है हाजा सियारा, इस तरह 100 लफ्ज वो बोलता है हाजा के साथ, तो वो तो उसके दिमाग में ऐसे बैठेंगे, क्लिक करेंगे कि सारी उम्र नहीं निकलेंगे। फिर वो इस तरह अरबी सीखता जाएगा, अंग्रेजी सीखता जाएगा, उर्दू सीखता जाएगा, और पंजाबी भी वो सीखेगा। मैं पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी बोल नहीं आती, लेकिन मैं इसके लिए बड़ा शर्मिंदा, मुझे इतनी अच्छी लगती है पंजाबी अपनी लैंग्वेज, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं तो गुलाबी पंजाबी बोलता हूँ, गुलाबी उर्दू बोलता हूँ। तो जो माहौल है, हमारे हालात बने हुए उसके तहत। खैर, उसके बाद आ जाती है हर किस्म की खेलों की सहूलत के बाद जो है, आपने मैंने उसका दिया पहला पीरियड है, फिर दूसरा तीसरा पीरियड जो है उसमें वो हमारे ट्रेनर होंगे जो कि क्लास में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे थ्योरेटिकल क्लास में कि अब बल्ला ऐसे पकड़ना है, हॉकी ऐसे पकड़नी है, ऐसे चौड़ लगानी है, ऐसे करना है, ऐसे जिम है, ऐसे करना है, ऐसे शाम लगानी है, हर चीज की ट्रेनिंग थ्योरेटिकल 2 पीरियडों में। अब बाकी 5 पीरियड जो है उसमें वो बच्चा पढ़ेगा, और दोपहर को खाना वही खाएगा उस स्कूल में, स्कूल अरेंज करेगा खाना बच्चों का, और ज़्यादा लाइट सा होगा। उसके बाद बच्चा जो है 5 पढ़ेगा, और उसके बाद दोपहर को वो खेलेगा गेमें,
वहां पे उनके ट्रेनर होंगे, हर गेम जो बच्चा खेलना चाहे वो आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल। और फिर हर इतवार को माँ बाप आके वहां पे इनके मैचेस देखा करेंगे। उस बड़ी ग्राउंड में एक मेला लगा हुआ होगा। ये स्कूल मोहल्ले वाले, सेक्टर वाले इसे ओन करेंगे, इसे अपनी दिलो जान से पसंद करेंगे। इसका अपना झंडा होगा, इसका अपनी इसकी वर्दी होगी, ये इसका अपना रंग होगा। तो ये कहीं भी मैच खेल रहे होंगे तो अपनी वर्दी में पहचाने जाएंगे। और फिर ये इसको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे लोग, जो इलाके के लोग जो कि अच्छे खासे जिनको अल्लाह ने दिया है, वो इसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। कोई वर्दियां ला के दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाने का अरेंजमेंट कर रहा है, कुछ कर। तो ये चीजें जो हैं, ये उससे स्कूल इतना बेहतर हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और मैं बतलाता चलूं कि हर गेम के लिए जो सामान होगा वो स्कूल का होगा। बच्चे ने घर से नहीं बॉल लानी, बैट लाना, हॉकी लानी, फुटबॉल लाना। वहां पे ट्रेनर भी है, वहां पे कोच भी है, वहां पे, लेकिन ज़ाहिर है इनके कोच भी उसी लेवल के होंगे ना, बच्चों के लेवल के। वो ये नहीं कि अमेरिका से कोच हम या यूरोप से कोच वो आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है इस स्कूल को उसी इलाके का एक बोर्ड चुना हुआ जो होगा ना, वो चलाएगा। असल में तो ये होगा कि ये स्कूल बना के किसी ने उस्ताद को दे दिया जाएगा, उसके लिए वहां पर रहने के लिए 3 बेडरूम का घर भी होगा, वो उसे अपना समझ के चलाएगा। और इसकी फीस 2000 रुपए फी बच्चा महाना होगी। और ये उसके माँ बाप बच्चों के उसको सैलरी इतनी दे देंगे हम कि वो उसमें से आसानी से पे कर सकेगा। और फिर उसके बाद ये हुकूमत की गारंटी होगी कि उस्ताद को 3 लाख रुपए महीने से ज्यादा आमदन होगी इस स्कूल से। वो तो सारी रात बैठा पानी ग्राउंडों को देता रहेगा, उसे इतनी खुशी होगी। 3 लाख रुपए उस्ताद को, और बाकी उस्तादों की तनख्वाह भी इतनी होगी कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए कि हमने उस उस्ताद से अगर काम लेना है, अगर उस्ताद को हमने इज्जत देनी है, उसको फाइनेंशियली वायबल करना है कि वो उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसे पैसे इतने देने होंगे कि वो अपना घर भी खरीद सके और अपने पास कन्वेंस भी हो, उसके भी बच्चे पढ़ सके, उसके भी बच्चे हेल्थ इंश्योरेंस पे कर सके। तो इसलिए वो फिर एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जिसमें ज़ाहिर है सिवाय ये कि भी खुशहाली आपको होती हुई नजर आएगी, आप देख सकेंगे कि वाकया जी खुश ऐसे स्कूल चलेगा तो मुल्क में खुशहाली क्यों नहीं आएगी, गेमें क्यों नहीं बेहतर होंगी। ये इतने कहते हैं जी आज हॉकी की टीम जो है वो बिल्कुल आउट हो गई है टूर्नामेंट से, बेल्जियम से 5-0 से हार के अब आउट ही हो गई है। कमाल की बात है, हम जो मेडल लाया करते थे अब बिल्कुल ही नीचे से ही आउट हो जाते हैं। यही हाल इंडिया का है। इतना अमीर होने का, इतना होने का फायदा कोई नहीं जब तक कि ये बेसिक चीज स्कूल लेवल से बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनको सहूलियात देंगे, तो आप ये काम कर सकेंगे, उससे बेहतरी आएगी। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि लोग डोनेशन देंगे इसके लिए। डोनेशन इसलिए देंगे कि वो जो 2000 रुपया फीस जो है वो इतनी होगी कि सैलरीज उस साजा की दी जा सकें। लेकिन हम और बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पे दे रहे हैं, वर्दी भी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वहां पे हम ट्रेनर ला रहे हैं, कोच ला रहे हैं और अनगिनत कोच ला रहे हैं। ये वो लोग होंगे जो पढ़ाइयाँ करते होंगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ये पार्ट टाइम जॉब करेंगे ताकि इनको कुछ आमदन भी हो। जैसे बाहर के मुल्कों में जाते हैं हमारे बच्चे,
वहां जाके ये पढ़ते हैं और खुद ही कमाते हैं। इसी नोट पे मैं अपना ये लेक्चर खत्म करता हूं।